चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, अर्थात हम इसे बोल सकते हैं भारत में पुनर्जागरण। तो ये जो है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत था उसके अंतर्गत भारतीय जो थे, मतलब जो भारतीय थे जो प्रताड़ित थे शोषण से ब्रिटिश के, तो उनके मतलब जो भारतीय ब्रिटिश उपनिवेश है उसके प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, इन सभी से संबंधित हमने जो आंदोलन है उनके बारे में बात कर लिए। अब इसके बाद हम अभी जो देखने वाले हैं पुनर्जागरण अर्थात सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे जो आंदोलन हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था, जैसे कि आपको पता है जो भारत है, भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अनेक बुराइयां मौजूद थी। तो इन बुराइयों के कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आंदोलनों को मतलब जो आंदोलन है उनका उद्भव देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में अंग्रेज और जो भारतीय थे इन्हें मतलब एक प्रकार से जो बुराइयां थी इनको दूर करने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए, जिसके लिए अनेक समाज सुधारक आए। समाज सुधारक मतलब जो समाज सुधारक है उन्होंने समाज सुधार हेतु आंदोलन भी चलाए। भारत में शुरू हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे मुख्य कारण क्या थी, नव चेतना का उद्भव होना, मतलब एक प्रकार से नया विचार जो है, वैचारिक परिवर्तन हुआ था लोगों के मन में। तो इसी के कारण यहाँ पे हमको विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में वो देखने को मिलता है। तो हम इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो सुधार आंदोलन थे उनके बारे में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो उनके बारे में एक देख सकते हैं आप, देखिए ब्रह्म समाज के रूप में आपको देखने को मिलेगा, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंगाल आंदोलन। इसके अलावा भी हमको कुछ और आंदोलन के बारे में देखने को मिलेगा, जैसे मुस्लिम आंदोलन, पारसी आंदोलन। तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे और कुछ सुधार जो है, मतलब जो भारत है, भारत के अंतर्गत क्या क्या सुधार हुए उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो है यहाँ पे पुनर्जागरण से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात जो हमारा रहेगा, जो भी पढ़ने का चैप्टर रहेगा वो रहेगा जो भारत है, भारत के अंतर्गत हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, मतलब जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, यानी कि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक का जो भारत है, इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। साथ में हम मध्य प्रदेश का गठन भी हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थापना। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, स्थापना देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, जो राजा राम मोहन राय है उनके बारे में बात करेंगे, फिर ये सारे जो टॉपिक है उनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का कार्यभार किसने संभाला, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 20 अगस्त को, और 20 अगस्त ईयर की अगर बात करें तो 1828 में, ये आपको देखना है। और कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं ये कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब पहले ये राम मोहन राय हुआ करते थे, परंतु राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दे दी जाती है, जो अकबर द्वितीय है, मुगल सम्राट जो था, जो उत्तर मुगल काल के अंतर्गत जो मुगल सम्राट होता है अकबर द्वितीय, उसके द्वारा ये जो है उपाधि इनके द्वारा दी जाती है राम मोहन राय को, यानी कि राजा की उपाधि। ब्रह्म समाज को स्थापित करने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजा राम मोहन राय का, जो हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली थी, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सती प्रथा, सती प्रथा की बात करें। इसके अलावा हम जातिवाद, अस्पृश्यता, साथ में हम देख सकते हैं बहुविवाह, ये सभी बुराइयां कुप्रथाएं यहाँ प्रचलित थी। इन सभी से जो है उन्मूलन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो ब्रह्म समाज है इसका। और इन्हीं के प्रयासों से अगर देखें, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको पता है इसकी जो ड्यूरेशन थी 1828 से लेकर 1835 तक था, और यही प्रथम भारत का गवर्नर जनरल होता है 1833 में जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत। तो इनके बारे में हमने पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आप उसको देख सकते हैं जाकर।
तो जो विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक ने इसके लिए कानून भी बनाया था सती प्रथा के लिए। तो यहाँ पे 1829 में फाइनली यहाँ पे कानूनी तौर पर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने भारतीय पत्रकारिता के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं। तो इसी के कारण इनको क्या बोला जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के लिए जो है, स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार देने एवं जो बहुपत्नी विवाह है तथा जो बाल विवाह है उसको रोकने में भी इनका विशेष प्रयास रहा है। इसके अलावा 1830 में राजा राम मोहन राय जो मुगल शासक है अकबर द्वितीय, अभी मैंने बात किया था, इसके दूत बनकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होते हैं। और कहाँ होते हैं, ब्रिटेन में। तो इनको हम देख सकते हैं अकबर द्वितीय ने यहीं पे एक प्रकार से पेंशन राशि बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश के पास भेजा था अपना पक्ष रखने के लिए। और 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है मृत्यु, 1833 में। तो 1833 में मृत्यु के पश्चात जो है आचार्य रामचंद्र जो रहते हैं, आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारका नाथ टैगोर, इन्होंने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। और द्वारका नाथ टैगोर के पश्चात उनके पुत्र आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की गतिविधियाँ मतलब जो है विधिवत रूप से जारी होती रही। और एक प्रकार से हम देखें तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का भी गठन यहाँ पर किया। और 1858 ईस्वी में हम देखें 1858 ईस्वी की अगर बात करें तो 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने पर उन्हें आचार्य बना दिया गया। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म देख लेते हैं यहाँ पे 22 मई 1774 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे पटना और साथ में बनारस यानी कि आज का वाराणसी, बनारस और पटना में इनकी शिक्षा हुई। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी तथा हिब्रू आदि जो पाश्चात्य भाषा है उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जॉन डिम्बी के दीवान के रूप में भी कंपनी में कुछ समय काम किया अंग्रेजों के शासनकाल में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा है, युगदूत कहा है। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल शासक जो अकबर द्वितीय थे उन्होंने दी। इसके अलावा तोहफत उल मुवाहिद्दीन या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तथा द परसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो वह पुस्तकें ज़्यादा ध्यान नहीं रखे तो भी अच्छा है, तो मैं यहाँ एक पुस्तक का नाम लिख देता हूँ, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा 2 पुस्तक और है, तो द परसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा एक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। साथ में हम देखें तो यहाँ एकेश्वर मत का प्रचार करने हेतु राजा राम मोहन राय 1814 में, मतलब यहाँ पे हम देखें 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का आयोजन किया। आत्मीय सभा का गठन क्यों किया था, ये हमने देखे एकेश्वर मत का प्रचार करने हेतु आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया 1814 में। इसके अलावा 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और यहाँ पे 1817 की अगर बात करें तो 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और यहाँ पे हम देखें तो राजा राम मोहन राय एवं जो डेविड हेयर इन दोनों के सहयोग से ये स्थापना की गई थी। इन्होंने 1822 में फारसी भाषा में एक जो है अखबार प्रकाशित किया। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में ये अखबार प्रकाशित किया जिसका नाम था मिरात उल अखबार। और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया। 1823 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सुभाष चंद्र बोस
हमने देख लिए सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दी है। तो ये कुछ शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन था वो था राजा राम मोहन राय के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं। देखिए, हाँ, हमने अभी देखे थे जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज का कार्यभार जो है कुछ लोगों ने संभाला था, परंतु फाइनली जो है केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य बना दिया जाता है। तो इन्हीं के संबंध में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के विचारों को अपनी वाक्पटुता यानी कि अपनी क्वालिटी और जो उदारवादी दृष्टिकोण था उससे काफ़ी आगे बढ़ाया, परंतु अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के मुद्दे पर जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो गया। ठीक है, और मतभेद होने के फलस्वरूप हम देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी के रूप में केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी वापस ले ली। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने एक प्रकार से 1865 में केशव चंद्र सेन ने 1865 में, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1865 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से वो अलग हो जाते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर के जो अनुयायी होते हैं वो ब्रह्म समाज से अलग होकर, मतलब जो देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं इनके साथ में, वो भी यहाँ से ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर का कहलाया। और इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, जबकि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले जो ब्रह्म समाज था उनके अंतर्गत देखें तो वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज है वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने सामाजिक सुधारों में, एक प्रकार से हम देखें सामाजिक सुधारों में गति लाने के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। इसके अलावा सरकार से अनुरोध करके ब्रह्म समाज जो ब्रह्म विवाह अधिनियम है उसको भी कानूनी रूप यहाँ पर राजी किया था। इसके अलावा देखें तो केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना भी की। साथ में हम देखें तो 1878 में जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी जो अल्पायु पुत्री का विवाह एक जो है बिहार के राजा से कर दिया, और ब्रह्म जो विवाह अधिनियम है, एक प्रकार से हम देखें ब्रह्म विवाह अधिनियम था 1872, तो इसका उल्लंघन भी किया केशव चंद्र सेन ने, और भारतीय ब्रह्म समाज में उनके प्रति काफ़ी असंतोष पनपने लगा। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन के अनुयायी जो थे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज से पृथक होकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब जो केशव चंद्र सेन के अनुयायी थे इनसे काफ़ी असंतोष हो गए थे और अलग एक ब्रह्म समाज बना जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। इसके अलावा जो ये इसका उद्देश्य था साधारण ब्रह्म समाज का, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का उन्मूलन तथा नारी मुक्ति को बढ़ावा देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था किसका, साधारण ब्रह्म समाज का। यहाँ पे हम देख सकते हैं साधारण ब्रह्म समाज की रूपरेखा आनंद मोहन बोस ने तैयार की थी तथा उन्हें ही एक प्रकार से इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था साधारण ब्रह्म समाज का, आनंद मोहन बोस को। इसके अलावा शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्रपाल, द्वारकानाथ गांगुली तथा जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उन्होंने जो है साधारण ब्रह्म समाज के एक प्रकार से प्रमुख समर्थक के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। साथ में हम देखें तो जो आचार्य केशव थे उनके प्रयासों से ही हम देख सकते हैं मद्रास में वेद समाज व प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कहाँ पे, मद्रास में, और किसके प्रयास से हुई, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। मद्रास में यहाँ पे स्थापना हुई थी वेद समाज और प्रार्थना समाज की। 1861 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक एक पत्र का प्रकाशन किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंडियन मिरर जो पत्र था, यहाँ नाम भी लिख देते हैं, इंडियन मिरर जो है पत्र, उसका प्रकाशन किया, जो कि अंग्रेजी का भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक अखबार था। तो ये अंग्रेजी में था, ये भी आपको याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम दैनिक अखबार था। केशव चंद्र सेन ने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1861 तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के बारे में भी हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज की स्थापना तो ये की गई थी 1867 में, और यहाँ देखें तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग इनके द्वारा जो है कहाँ की गई थी, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी, और सहायता इसमें की थी केशव चंद्र सेन ने, जो कि अभी तक ब्रह्म समाज के अंग थे। केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में
प्रार्थना समाज की स्थापना की। और महादेव गोविंद रनाडे तथा जो पंडिता रमाबाई है, इन्होंने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई। प्रार्थना समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था, हम देख सकते हैं, जाति प्रथा का विरोध करना, अछूतों का उद्धार करना, बाल विवाह का प्रतिरोध करना तथा जो विधवा विवाह है, स्त्री शिक्षा, उसको काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना समाज का। इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ समर्थक थे किसके, प्रार्थना समाज के। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है किसको, महादेव गोविंद रनाडे को, ये हम याद रख सकते हैं। और 1871 में रनाडे सार्वजनिक समाज की स्थापना की। रनाडे के द्वारा इन्हें जो है अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी तथा 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की। महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने एक प्रकार से, देखिए, महाराष्ट्र का सुकराती हमने देख लिया। यहाँ पे आर्य जो है महिला समाज, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने, किसकी, आर्य महिला समाज की। इसके अलावा आर्य समाज के एक अन्य अनुयायी प्रोफेसर D.K. कर्वे ने जो है पूना में विडो होम तथा वर्ष 1906 में बम्बई में इंडियन वुमेन्स जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित, प्रार्थना समाज से संबंधित। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं वेद समाज के बारे में। तो वेद समाज की स्थापना जो है एक तरुण युवक थे जिनका नाम था के श्रीधरलू नायडू। और यहाँ पे किसके संपर्क में थे, जो कि केशव चंद्र सेन थे। देखिए, केशव चंद्र सेन का बहुत मतलब, देखिए, ब्रह्म समाज से भी संबंधित थे, प्रार्थना समाज से भी संबंधित थे और अभी वेद समाज से भी। यानी कि हम देख सकते हैं जो स्थापना है किसकी, वेद समाज की, किसने की थी, के श्रीधरलू नायडू ने केशव चंद्र सेन के संपर्क में आने के बाद यहाँ पे स्थापना की थी। इसके अलावा दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में ये अस्तित्व में आया था, कब, 1871 में। तो हम ये भी याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है आर्य समाज है। तो आर्य समाज के बारे में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आर्य समाज जो था उसकी स्थापना की बात करें हम तो 1875 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अच्छा, कहाँ की जाती है, तो यहाँ देखिए बम्बई के अंतर्गत, बम्बई के अंतर्गत की जाती है। 1877 में इसका जो मुख्यालय है, 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया जाता है। आर्य समाज की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य हम देखें तो यहाँ पे जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, ये प्रमुख उद्देश्य था आर्य समाज का। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति रहित एवं जो वर्ग रहित है समाज और विदेशी दासता से मुक्ति एवं आर्य धर्म है उसकी स्थापना के लिए एक प्रकार से यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने गौ सेवा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की तथा गौ करुणानिधि नामक एक पुस्तक भी लिखी। इसके अलावा प्रसार की अगर बात करें तो आर्य समाज का प्रसार हमको देखने को मिलता है पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, साथ में हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये 4 राज्यों में हमको इसका प्रसार देखने को मिलता है, किसका, आर्य समाज का। साथ में हम देखें तो आर्य समाज के अन्य महत्वपूर्ण समर्थक थे जैसे कि पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद तथा हंसराज। ये सभी इसके एक प्रकार से मतलब समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म को अपनाने वालों के लिए यहाँ पे जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य धर्म के प्रसार का कार्य सर्वप्रथम आगरा से शुरू किया था, अर्थात उत्तर प्रदेश से, तथा यहीं पर उन्होंने पाखंड मतलब जो पाखंड है, पाखंड खंडिनी पताका फहराई भी थी। इसके अलावा 1893 में शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज का विभाजन हो गया।
साथ में हम देखें मतलब जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके समर्थक लाला हंसराज जो कि इसके समर्थक थे। 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज तथा स्वामी जो श्रद्धानंद थे जो भी इसके समर्थक थे, उन्होंने लेखाराम एवं मुंशीराम की सहायता से वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कुछ सामान्य जानकारी हमने देखे हैं आर्य समाज के बारे में। इसके अलावा हम अब देख लेते हैं जो इसके प्रमुख व्यक्ति थे जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं इनका जन्म। तो जन्म हम देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 1824 में। 1824 में हुआ था कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम हम देख सकते हैं इनका नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। दांडी मतलब दंडी स्वामी पूर्णानंद से भी इन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास मतलब जो है संन्यास की दीक्षा ली थी। किससे? दंडी स्वामी से 24 वर्ष की अवस्था में। साथ में हम देखे थे इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। इसके अलावा भारत मतलब जो है वेदों को भारत का आधार स्तंभ कहा इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश जो थी इनकी पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक मतलब पुस्तक की इन्होंने रचना की। और उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हम देख सकते हैं पाखंड खंडन, अभी हमने देखे पीछे, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि वल्लभाचार्य मत का खंडन, ये सारी चीज़ इनके द्वारा यहाँ हम देख सकते हैं। 1861 की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 1861 में मथुरा के स्वामी जो बिरजानंद थे, बिरजानंद से इन्होंने वेदों की गहन शिक्षा प्राप्त की। क्या नाम था? बिरजानंद से वेदों की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इनकी मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए परिवर्तनों एवं सुधारों के कारण क्या बोला जाता है इनको? मार्टिन किंग, मतलब एक प्रकार से उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनके जो परिवर्तन और सुधार किए गए हैं तो इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग अर्थात भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता है। जो वैलेंटाइन चिरोल था इसने जो है आर्य समाज को एक प्रकार से भारतीय शांति का जन्मदाता भी कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखने वाले हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। जैसे कि जो रामकृष्ण परमहंस थे जिनके नाम पर ये मिशन मतलब जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया है। रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इनका जो समय काल था 1837 से लेकर 1886, 1837 से 1886। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे ये, और जिनका प्रारंभिक नाम जो था गदाधर भट्टाचार्य, किसका? रामकृष्ण परमहंस का। और शंकर वेदांत से संबंधित जो तोतापुरी है इनसे ये दीक्षित कर जो है रामकृष्ण का नाम इनको दिया गया था। मतलब पहले भट्टाचार्य था, गदाधर भट्टाचार्य था, बाद में जब दीक्षा ली गई तो इनका नाम रामकृष्ण रख दिया गया। इनका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है, यानी कि सभी धर्म जो है उसका जो सार है निचोड़ एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वो एक ही है, और मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा। अगर आप मानव की सेवा करते हैं तो ही ईश्वर की सेवा मतलब आप मान सकते हो, क्योंकि मानव ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। और उनके विचारों का एक प्रकार से प्रचार उनके शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद उन्होंने किया। तो उन्हीं की बात कर लेते हैं हम। तो इस जो रामकृष्ण मिशन है मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। 1897 में इन्होंने जो है रामकृष्ण की स्थापना की। कहाँ पे? बेलूर अर्थात कलकत्ता। बेलूर अर्थात कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। मिशन के 2 मठ
हम देख सकते हैं बारानगर कलकत्ता एवं मायावती अल्मेड़ा, ये 2 मठ स्थापित किए गए। और उसके अलावा इसकी स्थापना जो है राम मतलब उद्देश्य हम देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण जो परमहंस थे उनकी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करना, जैसे कि हमने अभी बात की है, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, किसकी? रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन ईसाई मिशनरी जैसे कि संस्था, जैसे जो संस्था है उस पर आधारित था। इसका मुख्य कार्य हम देख सकते हैं मतलब एक प्रकार से सेवा था इसका मुख्य कार्य, और इसके सिद्धांत का आधार था वेदांत दर्शन। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने रामकृष्ण के सम्मान में 1897 में ही बेलूर मठ की स्थापना की थी, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का जो मुख्य ध्येय था दरिद्र नारायण की सेवा करना तथा हिंदू धर्म की वास्तविकता से लोगों को परिचय कराना था। उन्होंने 1893 में हम देख सकते हैं ये अमेरिका गए थे। 1893 में अमेरिका अर्थात शिकागो जो विश्व सम्मेलन था अमेरिका के अंतर्गत, शिकागो यूएसए के अंतर्गत, यहाँ पे हम देख सकते हैं विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें भाग लिया। हिंदू धर्म की यहाँ महत्ता मतलब जो हिंदू धर्म की इम्पोर्टेंस है वहाँ प्रतिपादित की। और स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा बताया है, मतलब रामकृष्ण परमहंस के ही जो आदर्श है उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। साथ में हम देखें स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके समाज सुधार एवं समाज सेवा पर अधिक बल दिया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, यानी कि पश्चिमी संस्कृति है उसको हम अंधे होकर अपना रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया है, ठीक है। और हिंदू युवाओं को संस्कृति एवं सभ्यता पर विश्वास करने का आह्वान भी किया है। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि वर्तमान में रामकृष्ण मिशन देश विदेश में काफ़ी जो है आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्य में संलग्न यहाँ पे है। इसके अलावा इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनका मूल नाम हम देख सकते हैं नरेंद्रनाथ था, नरेंद्रनाथ दत्त। किसका? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम जो है स्वामी विवेकानंद रखा था, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा 1896 की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अमेरिका में मतलब हम बोल सकते हैं वेदांत सोसाइटी का गठन किया। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्ष 1900 की बात कर लेते हैं। वर्ष 1900 में एक फिर से जो है विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था पेरिस में, यानी कि फ्रांस में, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें भी स्वामी जी ने भाग लिया। और जो मार्गरेट नोबल जो थी, यानी कि सिस्टर निवेदिता हम बोल सकते हैं, इनकी शिष्या थी। इसके अलावा स्वामी जी जो थे उनको 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी माना जाता है, 19वीं शताब्दी का। इसके अलावा हम देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा है, ये याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अर्थात अंग्रेजी में एवं उद्बोधन बंगाली में, ये दोनों पत्रिका का, यानी कि एक थी प्रबुद्ध भारत और एक और थी उद्बोधन, एक थी अंग्रेजी में और एक थी बंगाली में। ये वाली थी अंग्रेजी और ये थी बंगाली। इन पत्रिकाओं का इन्होंने एक प्रकार से प्रकाशन भी किया। इसके अलावा राजयोग, कर्मयोग एवं वेदांत फिलॉसफी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क फिर से याद रखना आपको, यूएसए में अर्थात अमेरिका में। और किसने की थी? मैडम हेलेना ब्लॉत्स्की,
मैडम हेलेना ब्लॉत्स्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनके साथ में एक और पर्सन थी जिनका नाम था कर्नल, मतलब जो एक और पर्सन थे जिनका नाम था हेनरी अल्काट। हेनरी अल्काट इनका नाम था। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। भारत में इसका जो मुख्यालय हम देख सकते हैं 1882 में अडयार, अडयार हम देख सकते हैं कहाँ पे, मद्रास में देखने को मिलेगा। ठीक है, मद्रास में बनाया गया। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रचारित एवं प्रसारित करने में जो एक महिला थी हम देख सकते हैं आयरिश महिला, आयरिश महिला जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इनका नाम था। और यहाँ हम देख सकते हैं इनका जो समय काल हम देख सकते हैं 1847 से लेकर 1933 तक इनका समय काल, मतलब इनका विशेष योगदान रहा है भारत में प्रचारित करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख उद्देश्य हम देख सकते हैं, तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, भाईचारे को बढ़ाना, साथ में समाज सेवा, इसका प्रमुख उद्देश्य हम देख सकते हैं। इसके अलावा धर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना, धर्म की महत्ता या महत्व को प्रतिपादित करना, ईश्वर की जो एकता है उस पर विश्वास करना, मतलब सभी जो है ईश्वर सबका मालिक एक वाली जो है मतलब सिद्धांत उसको फॉलो करना, अर्थात ईश्वर की महत्ता जो एकता है उस पर विश्वास करना। ईश्वर को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी इसके उद्देश्य हम देख सकते हैं। साथ में हम जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने हम देख सकते हैं 1916 में तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। बाद में हालांकि इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि 1919 वाला जो भारत शासन अधिनियम आता है उस पर उत्तरदायी शासन, मतलब उत्तरदायी जो सरकार है उसकी स्थापना करने की बात की जाती है कहाँ पे, भारत में। तो उसी के कारण होम रूल लीग को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा एनी बेसेंट हम देख सकते हैं, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू, एक प्रकार से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1898 में, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। एनी बेसेंट ने 1893 में बात करें तो जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है उसमें भाग लिया था, मतलब जब विवेकानंद जी ने यहाँ पे भाग लिया था। इनकी विचारधारा को देव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट कांग्रेस के जो 33वां अधिवेशन हुआ था, अर्थात कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रथम महिला अध्यक्षा ये बनी थी। तो ये हमने सारी चीज़ें पीछे देख चुके हैं इनके बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं अब यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। इनका नाम था हेनरी बिबियन डेरेजियो। क्या नाम था? हेनरी बिबियन डेरेजियो। किसके प्रवर्तक थे? यंग बंगाल आंदोलन के। और जो हेनरी बिबियन डेरेजियो है इनकी अगर बात करें तो ये 1826 से लेकर 31 तक ये मतलब एक प्रकार से इसमें रहे यंग बंगाल आंदोलन में। इसके अलावा इसके कुछ मतलब हम देख सकते हैं जो आंदोलन की शुरुआत हमने यहाँ देखें, ये आंदोलन की जो शुरुआत है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1826 से लेकर 31 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके कुछ उद्देश्य थे जैसे कि जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक चेतना का प्रसार करना। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता को मतलब एक प्रकार से बढ़ाना, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों को प्रोत्साहन देना, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अलावा हम देखें तो आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है किसको? डेरेजियो को। बंगाल में एक प्रकार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी माना है। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख अनुयायी भी थे। इनके अनुयायी की अगर बात करें हम तो इनके अनुयायी थे राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष, ये सभी इनके अनुयायी थे। और हेनरी बिबियन डेरेजियो के अनुयायियों को डेरेजिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हम देख सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन ने बंगाल में नारी शिक्षा, नारियों के अधिकारों के प्रति चेतना फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान दिया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डेरेजियो थे, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। तो ये प्रथम भारत मतलब प्रथम
राष्ट्रवादी कवि इनको माना जाता है आधुनिक भारत का। किसको? हेनरी विवियन डेरेजियो को। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने देखे यंग बंगाल आंदोलन, ये प्रमुख कुछ आंदोलन थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए हैं, जो मतलब जो सामाजिक बुराई थी उसके संबंध में। तो उनके संबंध में भी हम कुछ चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत इस्लाम धर्म की जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए यहाँ पे कई सुधारवादी आंदोलन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे 3, जिसका अंतर्गत हम देख सकते हैं अलीगढ़ आंदोलन, इसके अलावा अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल इनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? एक व्यक्ति थे, मतलब जो सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, ये इन्होंने इसका प्रवर्तन किया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य था मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खां चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके ही प्रशासन में अपना स्थान बना सकता है। उन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठाई। ये हम देख लिए इसका प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देखें इसके बारे में। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित किया गया। तत्कालीन जो वायसराय था, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थबुक, ये तत्कालीन वायसराय थे उस समय, और 10,000 रुपये का व्यक्तिगत दान भी इन्होंने दिया था अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को। इसके अलावा हम देख लेते हैं अहमदिया आंदोलन। उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ बातें किसके बारे में? सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो सर सैयद अहमद खां की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1817 में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, भारत की राजधानी। किसका? सर सैयद अहमद खां का यहाँ पर जन्म हुआ था 1817 में दिल्ली में। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके समय सर सैयद अहमद खां कंपनी के न्यायिक सेवा में कार्य करते थे और मतलब राजभक्त बने रहे। इसके अलावा सर जो सैयद अहमद खां थे, उन्होंने पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम हम देख सकते हैं तहजीब उल अखलाक। ये पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। साथ में हम देखें तो 1864 में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की। तो ये कुछ बातें थी सर सैयद अहमद खां के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अहमदिया आंदोलन के बारे में। तो अहमदिया आंदोलन भी एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था, जिसके अंतर्गत हम देखें इसकी शुरुआत। तो शुरुआत की यहाँ बात कर लेते हैं हम 1889 में इसकी हमको शुरुआत देखने को मिलती है। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में कादियान नामक स्थान पर जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है, तो ये भी हमको याद रखना है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1889 में। गुलाम अहमद ने हिंदू देवता जो कृष्ण थे तथा ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया है। इसने जो है स्वयं को हजरत मोहम्मद की बराबरी में इस्लाम का मसीहा माना है। इसका प्रमुख उद्देश्य हम देख सकते हैं अहमदिया आंदोलन का, इस्लाम को मूल रूप से स्थापित करना। तो ये स्थापना एक प्रकार से इसकी मतलब इस्लाम की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? अहमदिया आंदोलन का। जो मुस्लिम वर्ग है उसमें आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति को धार्मिक मान्यता देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये हमने किसके बारे में देखें? अहमदिया आंदोलन के बारे में देखें। कुछ बातें आप देख लेते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो 1867 की अगर बात करें, यहाँ पे 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान पर कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का प्रसार है उसको करने तथा विदेशियों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के लिए यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। कब? 1867 में। मतलब जो कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे स्थापना की गई थी देवबंद आंदोलन की। साथ में हम देखें तो इस मदरसे की स्थापना में मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई का भी विशेष योगदान था। तो ये हम देख सकते हैं। साथ में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो इसी मदरसे से हुई थी और इस आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर प्रतिबंध करना, उसके अलावा
मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु धार्मिक व्यक्तियों को तैयार करना, ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। साथ में हम देवबंद शाखा की अगर बात करें यहाँ पे तो 1885 ईस्वी में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देखें देवबंद आंदोलन के बारे में। इसके अलावा हम देख सकते हैं अब पारसी सुधार आंदोलन के बारे में। तो पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की पुनः हम देख सकते हैं प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करने के लिए ये जो है एक प्रकार से 1851 की बात करते हैं। तो जो नौरोजी थे, नौरोजी फरदौन जी, नौरोजी फरदौन जी, इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर, दादा भाई नौरोजी आप पहचानते ही है सब, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली ने जो है तीनों जन ने मिलकर यहाँ पे रहनुमाई मजदायसन सभा को गठन मतलब सभा का गठन किया और नौरोजी फरदौन जी पहले इसके अध्यक्ष बने, एसएस बंगाली इसके पहले सचिव बने। किसका? रहनुमाई मजदायसन जो सभा थी, मतलब जो पारसी सुधार आंदोलन के तहत इसका गठन किया गया। यहाँ हम देख सकते हैं इस सभा ने अपने संदेश को पारसियों तक पहुँचाने के लिए एक पत्रिका जिसका नाम था रफ्त गुफ्तार, जो कि सत्यवादी थी, ये भी चलाई। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखें किससे संबंधित, पारसी इससे संबंधित है, बस इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अब सिखों में सुधार आंदोलन। तो देखिए सिखों में सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सिख सुधार आंदोलन, उसके अंतर्गत हम अग्रदूत अगर बोलें तो अग्रदूत इसके थे कौन? दयाल दास। अर्थात हम बोल सकते हैं सिखों के सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में दयाल दास को जाना जाता है। उन्होंने सिखों में जो है प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध उपदेश दिए और मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध किया। उनके अनुयायी निरंकारी कहलाए। उनके पुत्र दरबारा सिंह ने निरंकारी आंदोलन को पंजाब और उत्तर प्रदेश, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उसमें काफ़ी प्रचारित किया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 1815 की। तो 1815 में राम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में सिख सुधार का एक प्रकार से नामधारी आंदोलन चलाया गया, जो धर्म और नैतिकता में सादगी के पक्षधर थे। वे भक्ति संगीत पर जोर देते थे तथा सफ़ेद कपड़े पहनते थे, किंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए और रंगून भेज दिए गए। पाश्चात्य शिक्षा के लाभों को सिख समाज तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1892 में, पाश्चात्य शिक्षा को प्रसारित करने के लिए। अब ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी अमृतसर में। इसके अलावा आगे चलकर जो गुरु नानक जी थे, मतलब एक प्रकार से गुरु नानक जी थे, उन्हीं के नाम से ये जो है खालसा कॉलेज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गुरु नानक विश्वविद्यालय इसको बना दिया गया। साथ में हम देखें तो वर्ष 1920 की अगर बात करें तो वर्ष 1920 में गुरुद्वारों के महंतों के खिलाफ यहाँ पे अकाली आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1922 में गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया। वर्ष 1925 में इसे संशोधित कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की यहाँ पे स्थापना की गई। तो ये सारी चीज़ हमने देखे हैं किससे संबंधित? सिख सुधार आंदोलन के तहत। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दलित जातियों के जो आंदोलन थे उससे संबंधित भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो हम जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर पाएंगे। तो यहाँ अगर बात करें हम 19वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप चेतना का संचार हुआ, जिससे भारतीय समाज में जो एक प्रकार से प्रचलित अवैज्ञानिक एवं अंधविश्वास थे, उससे परिपूर्ण रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के प्रति काफ़ी विरोध की भावना फैलने लगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं निम्न जातियों, जो निम्न जातीय थे, निम्न जातीय आंदोलन की यहाँ पे सर्वप्रथम शुरुआत हमको देखने को मिलती है। निम्न जातीय आंदोलन जो थे उसके लिए यहाँ पे सर्वप्रथम शुरुआत देखने को मिलती है पश्चिमी भारत में। ज्योतिबा राव जो गोविंद राव फुले थे, उनकी अगर बात करें यहाँ पे तो 1827 से लेकर 90, 1827 से 90 के अंतर्गत निम्न जातियों के कल्याण के लिए यहाँ पे जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ज्योतिराव गोविंद राव फुले के द्वारा। इन्होंने 1872 में गुलामगिरी, किसने? गोविंद मतलब जो ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने सत्यशोधक समाज की यहाँ पे स्थापना की। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है
गुलामगिरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है और ये 1872 की बात कर लेते हैं। तो 1872 में ये जो है पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। इनकी अन्य पुस्तक भी है जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म है। उन्होंने निम्न जातियों के लोगों, जो स्त्री है आदि के कल्याण के लिए काफ़ी कार्य किए। इसके अलावा 1876 में पूना नगर पालिका की सदस्यता भी ग्रहण की। साथ में 1888 में बाद में इन्हें लोग जो है महात्मा के नाम से भी पुकारने लगे। साथ में हम देखें वाईकॉम सत्याग्रह की, तो वाईकॉम सत्याग्रह में जो है केपी मेनन ने मार्च 1924 में तथा ईबी रामास्वामी नायकर ने भी इसमें हिस्सा लिया। साथ में हम देखें त्रावणकोर की महारानी से भी मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से भी यहाँ पर समझौता किया गया। इसके अलावा एक आंदोलन हम देख सकते हैं एजवा आंदोलन। तो यहाँ केरल में दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए नारायण गुरु तथा श्री नारायण धर्म परिपालन योग संगठन ने ये आंदोलन को शुरू किया था। कहाँ पे? यहाँ पे हम देख सकते हैं जो केरल है उसके अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है, केरल के अंतर्गत। और जिसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार भी मिला। नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर का नारा भी दिया। इसके अलावा दक्षिण भारत में दलितों के उत्थान के लिए वर्ष 1917 में एक प्रकार से एक उदारवादी संघ की स्थापना की गई। 1917 में दक्षिण भारत के जो दलित हैं उनके उत्थान के लिए किसने की थी? पी त्यागराज तथा डॉक्टर टी.एम. नैयर ने जो है ब्राह्मणों के विरोधा स्वरूप ये इस उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी। इसमें रामास्वामी नायकर जो थे 1800 मतलब एक प्रकार से जस्टिस पार्टी का इन्होंने गठन किया। इसके अलावा हम देख सकते हैं द्रविड़ संघ की भी यहाँ पे स्थापना, मतलब दलितों के उत्थान के लिए यहाँ पे काम किया। द्रविड़ संघ की स्थापना भी की गई। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी अगर बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर जाति प्रथा को जो है काफ़ी चुनौती भी दी और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को मानने से भी इनकार किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य निम्न जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास भी इन्होंने किया। साथ में महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने अछूतों के उत्थान हेतु काफ़ी कार्य किए और इन्होंने जो निचली जाति के लोग थे उनको एक प्रकार से हरिजन कहकर पुकारा। हरिजन यानी कि भगवान के एक प्रकार से वो संतान है, हरिजन एक प्रकार से इन्होंने बोला। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ नाम दिया, एक मतलब एक प्रकार से एक अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। कब? 1933 में, और उसका नाम इन्होंने हरिजन सेवक संघ भी दिया। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पे दलित जातियों से संबंधित कुछ आंदोलन थे, ये हमने देखे कंप्लीट। इसके अलावा हम कुछ प्रमुख जो सामाजिक सुधार है वो भी देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सबसे पहला हमको सती प्रथा देखने को मिलता है, यानी कि औपनिवेशिक काल में किए गए जो प्रमुख सामाजिक सुधार के अंतर्गत हमको सती प्रथा जो है प्रमुख रूप से दिखती है। जैसे कि इसको हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। तो हमने देखे थे जैसे कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। पुर्तगाली में जो वायसराय थे अलबुकक, इन्होंने सर्वप्रथम हम देख सकते हैं 1510 में सती प्रथा को गोवा में बंद करवाया था। साथ में हम देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की अगर बात करें, राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों से हम देख सकते हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने 1829 में इसके लिए एक प्रकार से कानून बनाकर प्रबंध किया, जो 17वां नियम था उसके तहत बंगाल। और बाद में हम देख सकते हैं 30 में मुंबई और मद्रास, इन सभी जगह जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया, अर्थात सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 में। और 1830 तक ये अन्य क्षेत्रों में भी ये फैल गया। इस प्रकार हम देखें तो सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। साथ में हम देख सकते हैं बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह के अंतर्गत हमको इसके विरुद्ध यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय इन्होंने आवाज़ उठाई बाल विवाह के प्रति। परंतु केशव चंद्र सेन की अगर बात करें, जो कि बाद में जो ब्रह्म समाज का इन्होंने कार्यभार संभाला था, केशव चंद्र सेन व B.M. मालवारी, इनके प्रयासों से सर्वप्रथम हम देखें तो 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 14 और 18 यहाँ पे हम देख सकते हैं केशव चंद्र सेन के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एस बंगाली। एस बंगाली के प्रयासों से फलस्वरूप हम देखें तो 1891 में ब्रिटिश सरकार ने
एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया, जिसमें कि हम देखें तो 12 वर्ष से कम आयु की कन्या पर विवाह, मतलब जो 12 वर्ष से कम आयु की जो कन्या उनके विवाह पर रोक लगा दिया गया है। वर्ष 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए हम देखें तो 1930 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था शारदा एक्ट, यानी शारदा अधिनियम हम बोल सकते हैं। इसके तहत हम अगर बात करें तो इस अधिनियम के तहत विवाह की आयु बालिकाओं के लिए 14 और बालकों के लिए 18 निर्धारित की गई थी। किसमें? 1930 का जो शारदा अधिनियम आया था उसमें। इसके अलावा हम देख सकते हैं विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वप्रथम सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के जो आचार्य थे, जिनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनके बारे में हमने पढ़े हैं पीछे, जो व्यक्तित्व है उनके अंतर्गत। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सर्वाधिक योगदान दिया है विधवा पुनर्विवाह के लिए। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने, जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, तो 1856 की अगर बात करें, मतलब 1856 में यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 15 था, अधिनियम 15 पारित किया गया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। डी के कर्वे एवं बी रेसलिंगम जो थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफ़ी कार्य किया। तो ये बात की हमने विधवा पुनर्विवाह की। अब हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं बाल हत्या प्रथा की। तो यहाँ देखिए, बाल हत्या प्रथा की अगर बात करें तो यहाँ इस प्रथा का जो है राजपूत जो थे और बंगाल में अधिक यहाँ पे प्रचलित थी, यानी कि राजपूतों के क्षेत्र में, साथ में बंगाल में ये प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। इसके अलावा मतलब वहाँ जो बालिका है, शिशुओं को बेरहमी से मार दिया जाता था। हम देख सकते हैं यहाँ पे 1795 की अगर बात करें, 1795 में बंगाल में एक नियम पारित हुआ, बंगाल नियम 21, और 1804 में एक नियम आया जो था 3 नंबर का। ठीक है, इसके तहत इस कुप्रथा को रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया। तो ये हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दास प्रथा की अगर बात करें तो दास प्रथा 1789 में दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से दासता पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया तथा प्रतिबंध को हम देख सकते हैं 1843 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और 1860 में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध यहाँ पे घोषित कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट देखे हैं। किससे संबंधित? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कंप्लीट हमारी सारी चीज़ हो गई है। अब यहाँ देख लेते हैं एक नज़र में हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे पढ़ ली हैं। ये देख सकते हैं हम, देखिए हमने कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन देखे हैं, जैसे कि हमने ब्रह्म समाज के बारे में जाना, प्रार्थना समाज के बारे में, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंगाल आंदोलन। उसके अलावा कुछ हमने देखे हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में हमने देखे हैं विस्तार से, कुछ व्यक्तियों के बारे में देखे हैं। ये देखिए मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में हमको कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिले, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन, इसके अलावा अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन साथ में हमने देखे हैं। उसके अलावा कुछ पारसी सुधार आंदोलन के बारे में बात की है, रहनुमाई मजदायसन जो सभा थी उसके बारे में, सिखों के सुधार आंदोलन के बारे में बात की है। उसके अलावा कुछ दलित जातियों के संबंध में कुछ आंदोलन हुए थे, उनसे संबंधित भी सारी चीज़ें यहाँ पे विस्तार से देखें। और कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार जो थे, जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह है और विधवा पुनर्विवाह है, बाल हत्या प्रथा और दास प्रथा, ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट यहाँ पे हो गई इससे संबंधित। इसके अलावा अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता अर्थात हम बोल सकते हैं 1947। 1947 के बाद जो भारत है, अब भारत के अंतर्गत क्या क्या हुआ, जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले तो भारत जो है अलग अलग हिस्सों में बटा था, यानी कि कुछ जो
ब्रिटिश प्रोविंस था, यानी कि ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र थे, और कुछ थे स्वतंत्र क्षेत्र। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र तो थे। और उसके अलावा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट समाप्त हुई, यहाँ से भारतीयों को शासन मिला, तो सबसे पहली समस्या क्या थी भारत के सामने? एकत्रीकरण, यानी कि जो पूरा भारत है उसको इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ राज्य जो है स्वतंत्र रहना चाहते, यानी कि किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहते, और कुछ जो है अन्य देश के साथ, यानी कि जो पाकिस्तान है वो अलग हुआ था। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें विस्तार से हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, कुछ आंदोलन हुए उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का गठन, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं।